हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम SCERT जो क्लास 6 की है हमारी दुनिया, उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो BPSC TRE 4 की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो हम देखेंगे कि ये जो क्लास 6 की बुक है इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं, किस किस चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। हमारा सौरमंडल, पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ, पृथ्वी के परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, दिशाएं, पृथ्वी और ग्लोब, मानचित्र अध्ययन, हमारा राज्य बिहार, बिहार दर्शन 1 और बिहार दर्शन 2। तो इतनी चीज़ें हम इस बुक के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आज हम पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा सौरमंडल। तो इसमें हम सौरमंडल के बारे में जानेंगे। इसमें गोविंद नाम का एक लड़का होता है, वो पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ था, तारों को देख रहा होता है। तो वह अपने पापा से तारों के टिमटिमाने के बारे में पूछने लगता है। तो फिर उसके जो पिता हैं सौरमंडल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें, इसलिए वे उसको तारामंडल लेकर के पहुंच जाते हैं। और वे बताते हैं कि सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है, मतलब तारामंडल में सूर्य और उनके पूरे परिवार का चित्र दिखाया जाता है। तो साथ ही ये भी बताते हैं कि जैसे सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सूर्य सौर परिवार का मुखिया। तो जैसे ही वो तारामंडल में प्रवेश करते हैं तो उद्घोषक की आवाज़ गूंज उठती है और वह बोलता है कि जो सूर्य है वो सौर परिवार का मुखिया है। यानी कि जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल में सौर परिवार का जो मुखिया होता है वो कौन है? सूर्य है। और ये परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि सौरमंडल का, सौर परिवार का जो मुखिया होता है सूर्य होता है, और परिवार का सबसे बड़ा और प्रमुख सदस्य भी वही होता है क्योंकि मुखिया है। एंड सौर परिवार के सभी सदस्य, यानी कि सौर मंडल में जो भी उसके ग्रह उपग्रह होते हैं वो सब सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती हैं। मतलब जब हम सूर्य को दूरबीन से देखेंगे तो उससे आग की लपटें उठती हुई दिखाई देती हैं। और ये जो लपटें दिखाई देती हैं आग से उठती हुई, इसे क्या कहते हैं? सौर प्रज्वाल कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर होगी। यानी कि यदि हम सूर्य को एक बॉल मान लेते हैं क्रिकेट की, तो उसके सामने जो राई का एक दाना होता है छोटा सा, पृथ्वी उस राई के दाने के समान है। यानी कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। ग्रहों से परिचय। तो जो ग्रह दिखाई देते हैं फिर उसमें ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। यानी कि ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। और ये सूर्य परिवार के सदस्य हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो जो भी सूर्य के 8 ग्रह हैं वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, उनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है। और ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध ग्रह है। इसीलिए इसमें सबसे अधिक चमक होती है, क्योंकि जो बुध ग्रह है वो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा चमक होती है। और एक लाल कलर का गोला था, वह क्या था? मंगल ग्रह। लाल रंग के होने के कारण ही इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मतलब 8 ग्रहों में एक लाल कलर का गोला दिखाई दे रहा था और वो जो लाल रंग का था वो था मंगल ग्रह। क्योंकि वो लाल है इस वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये पूरा सौरमंडल है। और आगे हम देखेंगे कि गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। मतलब सारे ग्रह जिस दिशा में घूम रहे थे उस दिशा के विपरीत 2 ग्रह घूम रहे थे। और वो ग्रह कौन कौन से थे? तो शुक्र और वरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में घूमते हैं। इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप लोग ध्यान से इसको लिख लेंगे कि शुक्र और वरुण 2 ग्रह ऐसे हैं जो बाकी ग्रहों के घूमने की दिशा से विपरीत दिशा में घूमते हैं।
शनि के चारों ओर छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं, यानी कि एकमात्र छल्लों वाला ग्रह कौन सा है? शनि। प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। यानी कि पहले एक और भी ग्रह था जो कि प्लूटो था, तो पहले 9 ग्रह थे, लेकिन अब उसको क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। आसमान में टिमटिमाते तारे, तो तारों का अपना प्रकाश होता है, जैसा कि जो सूर्य है वो भी एक प्रकार का तारा ही है, तो सूर्य का अपना प्रकाश होता है, और सूर्य के बाकी के जो सदस्य हैं यानी कि ग्रह, तो ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन तारों का अपना प्रकाश होता है। कुछ तारे सूर्य से भी बड़े हैं। सूर्य भी तो एक प्रकार का तारा ही है, लेकिन यह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ये पृथ्वी से बहुत दूर है। मतलब बाकी जो तारे हैं उनकी अपेक्षा ये पृथ्वी के पास है, इसलिए सूर्य थोड़ा बड़ा दिखाई देता है और बाकी के जो तारे हैं वो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो तारे हैं वो कई ऐसे तारे हैं जो सूर्य से भी बड़े हैं, लेकिन बहुत दूर होने के कारण वो हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं। और जो सूर्य का प्रकाश है वो हम तक लगभग 8 मिनट में ही पहुंच जाता है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष का समय लगता है। देखिए, सूर्य पृथ्वी के इतना पास है कि उसका जो प्रकाश है 8 मिनट में ही पहुंच जाता है। बाकी के जो तारे हैं इतने दूर हैं, और सूर्य के बाद जो दूसरा सबसे नज़दीक का तारा है उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4 वर्ष का समय लग जाता है। आगे हम देखेंगे पृथ्वी हमारा घर। तो हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर, तो जो पृथ्वी है वो हमारा घर हुआ। तो यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नज़र आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन होता है। चूँकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा हुआ है तथा मात्र 29% स्थल है, यानी कि 29% स्थल है, और 71% भूभाग जल से घिरा हुआ है। अतएव जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह नीला दिखाई देता है। क्योंकि जो समुद्री सतह से कैसा परावर्तन होता है? नीले रंग का, और समुद्र यानी कि पानी ज़्यादा है, इस वजह से जो पृथ्वी है वो नीली कलर की दिखाई देती है। आगे हम बात करेंगे उपग्रहों की सैर। तो ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। तो अभी हमने ग्रहों के बारे में जाना, अब बात करेंगे उपग्रह, यानी कि जो सौर परिवार है उसमें उपग्रह भी होते हैं, मतलब ग्रह भी होते हैं और ग्रह के अलावा उपग्रह भी होते हैं। तो गोलाकार छत पर सभी उपग्रह उभर कर आए। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नजर आ रहे थे। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा था। ध्यान से देखिए, एक आवाज़ गूंजी, यही चांद है। यानी कि जो पृथ्वी का उपग्रह होता है वो कौन सा होता है? चांद। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। तो पृथ्वी के आसपास जो चक्कर लगाता है वो चंद्रमा होता है, और ग्रह के आसपास जो चक्कर लगाए वो उसका उपग्रह होता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। तो इसको भी याद रखना है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट में पहुंचता है, जबकि जो चंद्रमा का प्रकाश है वो लगभग 1.25 सेकंड में ही पहुंच जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। तो ये परिक्रमा भी याद रखना है कि जो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है वो पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है, और उतने ही टाइम में वो अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा में ना तो जल है और ना ही वायु है, और इसी कारण से वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जल और वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। इसका धरातल कैसा है? उबड़ खाबड़ है, और इस पर मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। कुछ ग्रहों के तो कई कई उपग्रह और किसी को एक भी नहीं है। जैसे कि पृथ्वी का एक उपग्रह है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके कई कई उपग्रह हैं, और कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है। अकेले बृहस्पति के 63 यानी कि 63 तथा शनि के 62 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है,
उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता है। देखिए, जिस तरीके से ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, उसी तरीके से उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता है। तो अपना प्रकाश किसका होता है? तारा का। ये भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। आगे हम देखेंगे सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मतलब अभी तक हमने ग्रह के बारे में जाना, उपग्रह के बारे में जाना और तारा के बारे में। इनके अलावा उसमें और भी बहुत छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं। जैसे कि ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, उसी तरीके से बहुत से छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच में होते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो किन दो ग्रहों के बीच में होते हैं। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में ये होते हैं। खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रह के ही टूटे हुए भाग हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वो सिरस है। ये आपको याद रखना है कि जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है वो कौन सा है? सिरस है। और ये मंगल एंड बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे ग्रहों की परिक्रमा अवधि एवं उपग्रहों की संख्या का विवरण। तो देखिए, सबसे पहले हमने बताया था कि जो बुध है वो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। तो सबसे पहले बुध का जो घूर्णन समय होता है, घूर्णन समय मतलब जो बुध अपने ही अक्ष पर घूमता है, तो वो 58.6 दिन में अपने ही अक्ष पर घूम जाता है। और परिभ्रमण का समय क्या रहता है? मतलब सूर्य के चारों ओर 87.97 दिन। और इसके उपग्रहों की संख्या बताई थी कि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र की बात करें 243 दिन और 224.7 दिन इसका परिभ्रमण का समय होता है और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी जो है 23.9 घंटा यानी कि लगभग एक दिन का टाइम लेती है घूर्णन के लिए अपने अक्ष पर, और 365.3 दिन ये लेती है परिभ्रमण समय। और इसका एक उपग्रह होता है जो कि चंद्रमा है। मंगल 24.6 घंटा एंड जो परिभ्रमण का समय रहता है 687 दिन। दो इसके उपग्रह होते हैं। बृहस्पति 9.9 आवर एंड 11.86 वर्ष लेता है परिभ्रमण के लिए और 63 इसके उपग्रह हैं। शनि 10.3 आवर और 29.46 ईयर ये लेता है परिभ्रमण में और इसके जो उपग्रह हैं 62। वहीं अरुण की बात करते हैं यूरेनस की, तो 16.2 और 84.01 ईयर्स लेता है ये परिभ्रमण के लिए। 27 इसके उपग्रह होते हैं। और वरुण 18.5 आवर और 164.80 वर्ष ये लेता है परिभ्रमण के लिए और 13 इसके उपग्रह होते हैं। तो इस टेबल को अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग कि किसका कितना घूर्णन समय है और परिभ्रमण समय क्या है और उपग्रहों की संख्या कितनी है। अच्छे से याद कर लेंगे इसको। आगे हम देखेंगे कि ये हम बता ही चुके हैं कि अनुसंधानों एवं खोजों के उपरांत प्लूटो जो है उसको ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया है और एक क्षुद्र ग्रह में इसको डाल दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि जो उल्कापिंड होते हैं, उल्कापिंड क्या होते हैं कि कभी कभी क्या होता है आकाश से टूटकर गिरते हुए बहुत बार हमने देखा होगा कि तारा टूटता हुआ दिखाई देता है। तो एक्चुअल में ये तारे नहीं होते हैं बल्कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूट करके गिरते हैं और इन्हें ही उल्कापिंड कहा जाता है। और क्योंकि ये टूट कर गिरते हैं तो टूट कर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ इनका घर्षण होता है और घर्षण के कारण ये गर्म होकर के जल जाते हैं, तभी ये जलते हुए दिखाई देते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। और कई बार उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे भी बन जाते हैं। ठीक है ना, मतलब कभी कभी जो उल्कापिंड है जल जाता है और कभी कभी बिना जले ही गिर जाता है। तो जब बिना जले गिरता है तो धरातल पर गड्ढे भी बन जाते हैं। आगे हम देखेंगे आकाशगंगा के बारे में। तो आकाशगंगा को तारों की नदी कहा जाता है। और ये जो आकाशगंगा है इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा भी हैं। मतलब जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें अनेक आकाशगंगाएं भी हैं। तो खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है, इसी कारण से इसको आकाशगंगा कहते हैं। मतलब इसकी जो आकाशगंगा जो दिखाई देती है उसकी कल्पना एक बहती हुई नदी से की गई है, इसी वजह से इसे आकाशगंगा कहते हैं।
सप्तऋषि, तो 7 तारों का समूह होता है और ये लगभग सभी लोगों ने देखा होगा आसमान में 7 तारों का समूह दिखाई देता है। उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा जिसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो भारतीय विद्वान हैं इन्होंने इनका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया हुआ है। ऋतु, पुलह, पुलत्स, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एंड मरीचि, ये 7 ऋषियों के नाम पर भारतीय विद्वानों ने इनका नामकरण किया है। यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। तो ये नाम भी आप लोगों को अच्छे से याद रख लेने हैं। जो सप्तऋषि हैं तो भारतीय विद्वानों ने क्या क्या नाम रखे हैं एंड यूनानी ग्रंथों में इन्हें क्या कहा गया है, दोनों ही नाम आपको अच्छे से याद रखना है। आगे हम बात करेंगे ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर दिशा का सूचक किसको मिलाने वाली रेखा होती है, तो ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली जो रेखा है वो उत्तर दिशा का सूचक है। आगे हम देखेंगे ध्रुव तारा के बारे में। तो ध्रुव तारा एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। यानी कि ये इसकी जो स्थिति है ये स्थिर है, एक ही जगह पर रहता है और इसकी स्थिति कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखनी है कि जो विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है और परंतु ज्यों-ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। और साथ ही ये भी याद रखना है कि ये हमेशा उत्तरी दिशा में ही दिखता है, इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा। यानी कि प्राचीन काल से ही जो नाविक होते थे उनको उत्तर दिशा का ज्ञान भली भांति रहता था, क्योंकि जो ध्रुव तारा है वो हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। तारों के कई विशेष समूह हैं। तो जो तारों के विशेष समूह हैं, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूह के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या कितनी है, 12 है। इन्हें हम राशि कहते हैं। तो राशियों के बारे में सुना होगा। तो जो राशि है वो किसको कहते हैं, तारों का जो विशेष समूह होते हैं। और ऐसे समूहों की संख्या कितनी है, 12 है और उन्हें ही हम राशियों के नाम से जानते हैं। और ये जो नाम है कौन कौन से हैं, 12 नाम, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। ये 12 राशियों के नाम हैं जो कि तारा समूह हैं। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिनकी संख्या 27 है। तो पृथ्वी के चारों ओर भी विभिन्न तारों का समुदाय है जिनकी संख्या कितनी है, 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूहों से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूहों को क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्प, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। कितने दिनों में पार कर लेती है, 14 दिनों में। इसलिए नक्षत्रों की जो अवधि है वो कितनी होती है, 14 दिन की। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध होता है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। तो ये पहला चैप्टर था और इसका जो अभ्यास है उसको भी देख लेते हैं। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है, 12 होती है। एंड सूर्य की आकृति कैसी है, गोल है। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, सूर्य। ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सप्तऋषि तारों का जो समूह है, तो कितने तारों का समूह है, 7 तारों का। पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करती है, 14 दिनों में। विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बृहस्पति के उपग्रह कितने होते हैं, 63। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, तो 8 मिनट का टाइम लेता है। और क्वेश्चन आंसर है। इसके बाद इनको देख लेते हैं। जो बुध है ये सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी की बात करें तो नीला ग्रह। चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं
तो ये पृथ्वी का उपग्रह है। और उल्का पिंड की अगर बात करें तो आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े। आकाशगंगा लाखों तारों का समूह है और ब्रह्मांड जो है लाखों आकाशगंगाओं का समूह है। तो ये हमारा पहला चैप्टर था जो कि कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे एंड आगे हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।